नमस्कार, मैं रुमान हाशमी और आप देख रहे हैं लाइव तक। आज हमारे साथ हैं दिल्ली बीजेपी के लीडर राहुल त्रिवेदी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव करीब है, चुनाव की आहट शुरू हो चुकी है। इसे लेकर के बात करते हैं इसी मुद्दों पे। और केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में, हालांकि लॉ तो ये पास हो गया है कि दिल्ली केजरीवाल की सरकार नहीं है, सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर की है, बट फिर भी दिल्ली की जो केजरीवाल की सरकार जो है और जो खटपट चल रही है उसको लेकर के केंद्र सरकार के बीच में, उससे लेकर ही बातचीत करेंगे। राहुल जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया। अ, सबसे पहला सवाल तो यही कि चुनाव की तैयारी बीजेपी की कैसी चल रही है? देखिए, चुनाव भारतीय करीब जनता है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और पार्टी हमेशा अपने संगठन को मजबूत बनाने के लिए कार्य करती है और अपने क्षेत्र में जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों के बीच में जी। रहें, लोगों से जुड़े, उनकी समस्याओं को जिस हद तक हो सके उसके समाधान ढूंढें। और उसमें अगर कहीं ना कहीं कोई पेचीदगी हो, चाहे वो राज्य सरकार को लेके, एमसीडी को लेकर अगर पेचीदगियां होती हैं, तो जहां तक हम्म। संभव हो सके उसका निदान ढूंढने की कोशिश करती है। सबसे बड़ी चीज है कि चूंकि एक संगठन संगठन है और कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, तो यहाँ हमेशा हाँ उस हाँ। संगठन के अंदर हमेशा कार्यकर्ताओं को एक्टिव रखने के लिए जनता के बीच में संगठन के अलग अलग कार्यों के माध्यम से उन्हें एक्टिव रखा जाता है और पूरी तरह से पार्टी इसी मोड में काम करती है। चुनाव ऐसा है कि चुनाव की अगर बात करें तो चुनाव तो एक प्रक्रिया है। कभी आपको एमसीडी का चुनाव होगा, कभी विधानसभा का चुनाव होगा, कभी लोकसभा का चुनाव होगा। सही सही। तो जी। इस मद्देनजर पार्टी केवल ये सोचकर कार्य नहीं करती है कि हमें चुनाव आगे है उसको देखकर हमें कुछ कार्य करना है, क्योंकि चुनाव तो हर अंतराल के बाद एक नया चुनाव आते ही रहता है। तो पार्टी लेकिन अपने वो तो कार्यकर्ताओं बात को सही है, लेकिन लोकसभा में, लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन दिल्ली में जबरदस्त रहा। 7 की 7 सीटें जो है बीजेपी के खाते में गई। ऐसे में क्या लगता है कि विधानसभा जो चुनाव है उसको दोहराएगी पार्टी, वही परफॉर्मेंस पार्टी का रहेगा, या जनता का मूड ये है कि केंद्र में मोदी और दिल्ली की जनता का मूड और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल? क्या लगता है आपको? नहीं, निश्चित तौर पर अगर 2020 तक के चीजों को देखें, 2013, 2015 और 2000 मतलब 2013 और 14 के चुनाव, उसके बाद 2015 से हम्म। 2020 में, उस समय तक तो जनता ने जिस तरह से मैंडेट दिल्ली ने दिया था कि क्योंकि तीनों लोकसभा चुनाव में माननीय जी। मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा के 7 सीटें भाजपा को मिली थी और विधानसभा में तीनों बार जो है वो केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है, केजरीवाल जी की, उस आम आदमी पार्टी को मिले थे। ठीक है, ठीक है। लेकिन पिछले एक साल में खासकर एमसीडी चुनाव के बाद जो हालात दिल्ली में बने हैं, क्योंकि एमसीडी से पहले जो प्ली थी, जिस तरह की एक एक्सक्यूज देते थे आम आदमी पार्टी के नेता कि देखिए ऐसा है कि हमें एलजी काम नहीं करने देते, केंद्र सरकार काम नहीं करने देता जी, हमें आप एमसीडी में लेकर आए, एमसीडी में हम आएंगे तो बहुत बेहतर करेंगे और हम दिल्ली को बिल्कुल एकदम स्वच्छ कर देंगे और सब चीज कर देंगे। हाँ हाँ। लेकिन सही सही सही। एमसीडी में सत्ता में आने के बाद और जो एमसीडी के हालत खराब हुए, आप खुद अगर दिल्ली में रहते होंगे तो आपने देखा होगा जी हाँ। कि पहले से ज्यादा बदतर स्थितियां बनी यहाँ पर। जिस तरह से खुद राज्य सरकार और एमसीडी के बीच में रस्साकसी चलने लगी, जिस तरह से अभी आपने देखा कि एमसीडी के नाकामियों के कारण किस तरह से कई सारी घटनाएं हुई, कहीं पे पानी भराव के कारण हाँ आपके बस। तीन तीन बच्चे हाँ, हादसे भी हुए, हादसे देख कर हुए। गए और जाने गई, कम से मौत कम नहीं। बीस हाँ। 20 से 25, तो एमसीडी में भी लगभग एक साल से ज्यादा होने को है और आप कहें तो 2 साल होने को है आम आदमी पार्टी को, और उसके बाद भी उनके परफॉर्मेंस जी। देखने के बाद अब जो जनता का मिजाज है वो बदल गया है। अब उन्हें ये लगने लगा है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं हर चीज में एक एक्सक्यूज ढूंढती है। वो हर चीज में एक दूसरे के ऊपर कारण थोपते हैं, कारण ढूंढते हैं कि हम काम ना करने का क्या कारण ढूंढे। क्योंकि जब वो राज्य में थे, राज्य सरकार में थे, तो उनके पास वो कहते थे, लोग थोड़ा हम्म। बहुत समझते थे कि हाँ जी एलजी नहीं करने काम देते, केंद्र सरकार हमें काम नहीं कर देती, एमसीडी का फंड भी केंद्र सरकार रोक रही है। अब जबकि हम अगर एमसीडी में आएंगे तो सारा वो राज्य सरकार के अंदर में आता है, सारा फंड हमारे पास होता है, हम तो बिल्कुल ही हम्म। अपने दिल्ली को एकदम साफ सुथरा बना देंगे, दिल्ली में एमसीडी में कार्य होंगे। और आपने जिस तरह से देखा कि माननीय कोर्ट की तरफ से भी ये कहा गया कि आप बच्चों को ड्रेस हाँ तक नहीं दे पा रहे एमसीडी के स्कूलों में, और जो जी। तिहाड़ में
जो अपराधियों की संख्या बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं एमसीडी और राज्य सरकार की नाकामियों के कारण बढ़ रही है। तो इस तरह की टिप्पणियां जब अगर कोर्ट को करना पड़े तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और अब ऐसा लग रहा है कि आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता ने ये मिजाज बना लिया है कि एक हाँ बार हाँ। जरूर भारतीय जनता पार्टी को मौका देना चाहिए। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हालात बदले हैं, चीजें बदली हैं, या आप देखेंगे कि गुजरात में शासन चल रहा है, जहां पर भी बीजेपी शासित राज्य हैं, वहां पर जिस हम्म। तरह से सत्ता का एक एक बृहद रूप देखने को, या उसमें कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट के जो एस्पेक्ट देखने को मिलते हैं। डेवलपमेंट है, बट ऐसा है कि अगर दूसरे राज्य की बात करें, अगर बीजेपी शासित, तो सवाल भी उठते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में ये क्राइम काफी ज्यादा हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है। मगर हम दिल्ली पे ही बात करेंगे। आप पार्टी के वरिष्ठ दिल्ली के नेता हैं, तो दिल्ली की ही बात करेंगे। ये बताएं कि जो चुनाव होना है विधानसभा का, उसको देख करके, उसके मद्देनजर सरकार की क्या योजना है, केंद्र सरकार की? क्या वो दिल्ली की जनता को चुनाव से पहले कुछ खुश करेगी, कुछ तोहफा देने का प्लान है? जैसे देखिए, जहां तक जैसे केंद्र जो जी, जैसे कि जो कॉलोनियां हैं, पिछड़ी कॉलोनियां हैं, वहां सुविधा की कमी है। और अवैध कॉलोनियां जो है, अनऑथराइज कॉलोनीज हैं दिल्ली में, उसके उसको लेकर के एक बहुत बड़ी आबादी बसती है। 1,000 से ऊपर अवैध कॉलोनियां हैं, अनऑथराइज, और लाखों की आबादी वहां बसती है, वोटर हैं वो। इन सबों को लेकर के केंद्र सरकार क्या चुनाव से पहले कुछ तोहफा दे सकती है दिल्ली वालों को? देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले ही केंद्र सरकार की तरफ से, और जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, शहरी विकास मंत्रालय, केंद्र सरकार की तरफ से योजनाएं आ चुकी थी। और सबसे पहले तो सदन से ये बिल पास हो चुका है कि कोई भी दिल्ली के अंदर अब किसी भी कॉलोनी को आप अनऑथराइज कॉलोनी नहीं कह सकते हैं। वहां पर डीडीए की तरफ से, जल बोर्ड की तरफ से, या जो भी एजेंसीज हैं, उनको बोला गया है कि अब अनऑथराइज कॉलोनी कोई भी नहीं है। और हर कॉलोनी को रजिस्ट्री करने का या उनको ऑथराइज करने का जो भी सिस्टम है, जो भी एजेंसीज उससे संबंधित एजेंसीज हैं, उनको कहा गया है कि वो बेसिक एम्यूनिटी उसको प्रोवाइड कराएं और उन्हें अनऑथराइज करना बंद किया जाए। ये सरकार की तरफ से पूरी तरह से नहीं, निर्देशित लेकिन किया गया लेकिन है। लेकिन नहीं, ठीक है, लेकिन आप एक चीज देखें ना, दिल्ली में बहुत सारी ऐसे कॉलोनियां हैं जिस जहां बुलडोजर चल रहा है, और वो सारी अनऑथराइज कॉलोनियां हैं। अगर आप कह रहे हैं कि ऑथराइज करना, सरकार ने कहा है कि ऑथराइज ना किया कहा जाए, उनको बेसिक जो एम्यूनिटीज हैं, जरूरियात हैं, वो सब मुयस्सर है, दी जा रही है, बट बुलडोजर तो चल रहा है। हाई कोर्ट पे केस, देखिए, हाई कोर्ट में लोग चले जाते हैं, दोनों में हाई कोर्ट में केस हो जाता है, और लोग 10 साल से रह रहे हैं, 20 साल से रह रहे हैं इन अवैध कॉलोनियों में। जो अपार्टमेंट्स हैं, वहां बुलडोजर चल जा रहा है। तो देखिए, कॉलोनी दो तरह की अदालत कॉलोनियां, तो मान रही है, एमसीडी तो मान रहा है कि वो अवैध कॉलोनियां हैं। सर देखिए, दो तरह की कॉलोनी यहाँ पर है, जिसको आप पहले, जिसको अनऑथराइज कॉलोनी या कच्ची कॉलोनी के नाम से जाना जाता था। दो तरह की कॉलोनी है, और किस पे जी। ये बुलडोजर चल रही है, ये समझने वाली बात है। कई कॉलोनी ऐसे है जहां पर सपोज कीजिए कि वो फार्मिंग लैंड था, या किसी व्यक्ति का जमीन था, या किसी क्षेत्र का जमीन था, ग्राम सभा की जमीन थी, लाल डोरा की जमीन थी। उस जमीन पे जो कॉलोनियां बसी थी, उन्हें भी कच्ची कॉलोनी या अनऑथराइज कॉलोनी कहा जाता था। वहां पे बुलडोजर नहीं चल रहा है। अभी हाँ हाँ। बुलडोजर जो चल रहा है वो सरकारी जमीन को, जिस पर अवैध तरीके से कब्जा करके, जो सरकार की या तो डीडीए का है, या फ्लड डिपार्टमेंट का है, या किसी न किसी सरकारी विभाग का वो जमीन था, और उस पर बिना किसी के सहमति का, बिना किसी से कोई सेल परचेज किए हुए, बिना किसी पेपर के लोगों ने अपना घर बना के, चाहे 10 साल से रहे, 15 साल से रहे, 20 साल से रहे, लेकिन उनके पास डॉक्यूमेंट कोई नहीं है, कोई उनके पास, जैसे कई सारे यहाँ जो कच्ची कॉलोनी है ना, जिसे हम, या अनधिकृत कॉलोनी। लेकिन 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 राहुल जी, लेकिन राहुल जी, उन लोगों ने किसानों से या प्रॉपर्टी डीलर से पैसे देकर के जमीनें ली, पैसे देकर उन्होंने फ्लैट खरीदे, और बहुत बड़ी एक आबादी बस गई है। वो आबादी करीब 30-35 लाख से ऊपर की आबादी है ऐसे कॉलोनियों में, जिसकी बात आप कर रहे हैं। तो क्या सरकार उन कॉलोनियों को, जो भी आपने बताई, चाहे वो यूपी इरिगेशन की जमीन पर बस गए हों, चाहे वो डीडीए की जमीन पर बस गए हों, या लाल लाल डोरा तो खैर हटाए, पंचायत की, ग्राम पंचायत की जमीन पर बस गए हों,
तो अगर ऐसी, मगर ये 30-40 लाख की पूरी आबादी बस गई इन जगहों पे, तो क्या इनको यहाँ से निर्वासित कर देगी पार्टी, बिल्कुल सरकार? नहीं, इनके बिल्कुल लिए नहीं, इनके बिल्कुल लिए नहीं। क्या है? आप बिल्कुल। बीजेपी सरकार अगर दिल्ली में आती है, वो क्या करेगी? वो केंद्र से क्या सिफारिश करेगी? सरकार ने या बीजेपी का बिल्कुल ही एक क्लियर कट उनका कहना है कि किसी भी व्यक्ति को अगर वो किसी सरकारी जमीन पे रह रहे हैं या गलत तरीके से रह रहे हैं, अवैध कब्जा करके रह रहे हैं, तो उनके रहने का, वो तो उनका अलग जीने का बात है। अधिकार है। नहीं तो अभी जो भी बुलडोजर चल रहे हैं, एमसीडी की तरफ से चले, डीडीए की तरफ से चले या किसी और डिपार्टमेंट की तरफ से, आप अगर उसके पूरी जानकारी में अगर हम लोग जाएंगे तो ये देखेंगे कि जो सरकारी जमीन पर जिसका किसी के साथ, मैंने वही कहा कि जिसका चाहे किसी के साथ, किसी प्रॉपर्टी वाले के साथ, किसी किसान के साथ, किसी लैंडलॉर्ड के साथ अगर पावर ऑफ अटॉर्नी भी हुआ है या किसी तरह की परचेजिंग हुई है, खरीद फरोख्त हुई है, ऐसे किसी लैंड के ऊपर किसी तरह का कोई बुलडोजर या उसको डेमोलिश करने का अभी ड्राइव नहीं चल रहा है। सिर्फ उस एरिया में ये ड्राइव चल रहा है जो सरकारी जमीन पर बिना कुछ खर्च किए, सिर्फ उसको बनाने में आपका जो खर्च आया हो, जो वहां पे रह रहे लोग हैं हाँ। उनका जो खर्चा हो, और पक्के मकान बनाने में जो खर्च, लेकिन उन्होंने किसी को कोई पैसा देकर वो जमीन नहीं खरीदा है। मैक्सिमम ऐसे ही जगह है, बहुत सारे जगह से नोटिफाइड किए गए हैं जो जल बोर्ड का, डीडीए का, फ्लड डिपार्टमेंट का या कहीं ना कहीं किसी सरकारी एजेंसी की जमीन थी, वो जमीन खाली पड़ी हुई थी, लोग आए, पहले एक लोग आया, फिर दूसरे लोग आए, फिर तीसरे आए, ऐसे ऐसे आकर वहां पर एक कॉलोनी बन जाती है और वहां पर लोग रहना शुरू कर देते हैं। जब सरकार उनसे डिमांड करती है कि भाई इस जमीन को आपने कैसे अधिकार कर लिया, तो उनके पास उसका कोई जवाब नहीं होता। फिर भी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के तरफ से और केंद्र के तरफ से भी ये पूरी दिशा निर्देश है और ये कहा गया है हाँ, कि हाँ। इन लोगों अगर इधर स्थापित करने के लिए भी व्यवस्था, जैसे आप बवाना, नरेला, कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पे इन लोगों को पूनम विहार है, इनको काफी बड़ा कॉलोनी है। पुनर् पुनर्स्थापित करने की भी पूरी व्यवस्था अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से की जा रही है और राज्य सरकार से भी ये कहा जा रहा है कि अगर आपको लगता है, क्योंकि जमीन तो मैक्सिमम यहाँ पर हम्म, डीडीए का है, राज्य केंद्र जी। सरकार के पास है, तो उस केस में राज्य सरकार को भी कहा जा रहा है कि अगर आपके भी किसी जमीन पे अगर किसी तरह से अवैध कब्जा लोगों ने कर लिया हो और लग रहा हो कि आप उसको डेमोलिश करके हटा रहे हैं आप, तो आप हमें बताइए, हमें सूचना दीजिए, उन लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था करके सरकार देगी। वैसे ही इस पे एक ध्यान आपका शायद गया हो या पार्टी का नहीं गया हो। एक ठोस हकीकत है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इन अवैध कॉलोनियों में जहां मैंने कहा कि 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख की ऐसे आबादी बसी हुई है, 1 लाख से ऊपर है, यहाँ पे लैंड ग्रैबर या दलाल हैं। वो करते क्या है कि बिल्डर ने मकान बनाया, फ्लैट भी खरीद लिया लोगों ने या जमीनें खरीद ली, और उसके बाद उसी इलाके का रहने वाला, उसी अवैध कॉलोनी के अंदर का रहने वाला दलाल ये करता है कि वो आके धमकी देता है, तुम इतने लाख रुपया दो, नहीं तो तुम्हारा मकान गिरवा देंगे। वो नहीं देता है अगर, या नहीं देती है कोई महिला है, तो वो जाके सीधे कोर्ट में जाता है और कोर्ट में जाके ये खसरा नंबर है, ये मकान जो है अवैध है, ये अपार्टमेंट को ऑर्डर करता है, जांच कीजिए, और सीडी तो अवैध ही है, एफसीडी हाँ ये खसरा नंबर अवैध है, और उसके बाद कोर्ट के आदेश से उसको तोड़ दिया जाता है। ये एक डर इस इलाकों में रहने वाले लोगों में बहुत व्याप्त है कि इस तरह का एक रैकेट है, एक माफियाओं का एक गिरोह है, काम कर रहा है, जो लोगों की पूंजियों को, कमाई को इस तरह से वो छीनते हैं। इस पर भी दिल्ली की पार्टी जो है, नहीं नहीं, मैं देखिए, इसमें मुझे ये कहने में कहीं गुरेज नहीं होगा कि दिल्ली में इस तरह के काम में जो एमसीडी है और एमसीडी के अंदर जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, और वो भ्रष्टाचार मैं ये नहीं कहूंगा कि पिछले 1 साल में या 2 साल में पनपा है, जी ठीक हाँ, है, हाँ, वो एक निरंतर प्रक्रिया में पिछले 15 साल, 20 साल, 25 साल, वो चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, भाजपा की सरकार जी रही हो हाँ, या आम आदमी की सरकार रही हो, वहां पर जी हाँ, जो वहां के जो ऑफिसर्स हैं, जो जिसको आप खासकर जो आप जेई कहते हैं, बाकी जो ऑफिसर उसके एक्शन होते हैं, बाकी लोग होते हैं, ये लोग सबसे पहले, यही लोग इसकी शुरुआत करते हैं। इनका नेक्सस बनता है किसी उस एरिया के दबंग बिल्डर के साथ, उस बिल्डर को पहले हाँ, ये हाँ, सहमति देते हैं कि तुम गलत तरीके से अपना घर बनाओ या जो भी चीजें बनाओ। जब वो बनाता है,
फिर उसको बेचता है, उसमें इनको पैसे देता है। बाद में जब वहां से पैसे मिलने कम होते हैं, वही फिर वहां कंप्लेन करता है, और फिर यही एमसीडी वहां पर बुलडोजर लेकर पहुंचती है, कहती है कि आपने ये घर में ये छज्जे निकाल जी हाँ। दिए, आपने ये छत ठीक से नहीं बनाया, आपने नक्शा पास नहीं कराया। मैं आपको दावे से कहता हूं कि अगर पूरी दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ अनऑथराइज कॉलोनी छोड़ दें, जो ऑथराइज प्रॉपर प्लानिंग के साथ भी अगर कॉलोनियां हैं, अगर वहां भी पूरी सर्वे की जाए, तो आपको 60% एरिया ऐसे मिलेंगे जिसके नक्शे कहीं से पास नहीं है, या उनको नहीं कराया गया है, और वो घर बन के रह रहे हैं लोग। जी अगर अगर सच्चाई में दिल्ली में कोई ड्राइव चला दी जाए कि दिल्ली में कोई भी इलीगल घर वाले लोग नहीं रहेंगे, तो मुझे लगता है कि 50 से 60% दिल्ली खाली हो जाएगी। हाँ, दिल्ली खाली हो जाएगी बेशक। ये सच्चाई है, तो ये सच्चाई है। यस, और इसमें यस, सबसे बड़ा जो अहम रोल है, वो जो सरकारी एजेंसी है, और उनके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। उनको पता है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी है कितने दिनों के लिए है, हम तो यहाँ 40 साल के लिए हैं, हम तो यहाँ 30 साल के लिए हमारी हाँ हाँ, नौकरी है, हमारी 25 साल तक यस, नौकरी है। कोई भी पार्टी आएगी, 5 साल आएगी, 10 साल आएगी, क्या कर लेगी? मैं, हाँ, सही। ये भी इसमें अच्छा, अब मैं अब अब मैं अब दूसरे जी, अब जी दूसरे सवाल पे आते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी, आम जनता ये कहती है कि आम आदमी पार्टी ने, सरकार ने स्वास्थ्य में और शिक्षा में अच्छा काम किया है। आपकी पार्टी इस दिशा में आती है कि देखिए, क्या मैं कहता हूं, ठोस कदम उठाएगी? क्या शिक्षा और देखिए, फ्री बिजली मैं कुछ मैं यूनिट तक? मैं दोनों चीजों पे कहना चाहता हूं, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में। जी सबसे पहले हम स्वास्थ्य की बात जी, कर लेते हैं। स्वास्थ्य के इन्होंने, नो डाउट, इनकी प्लानिंग जब ये शुरू में आए थे, इनकी प्लानिंग बहुत अच्छी थी, और इन्होंने कोशिश भी शुरू में ये जरूर किया था कि हम इन दोनों क्षेत्र में बेहतर करके देंगे। अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में गिनती के 2 या 3 ऐसे हॉस्पिटल्स होंगे जहां पे आपको बेहतर व्यवस्था मिलेगी। इनके कई सारे ऐसे अस्पताल हैं जहां पर बेसिक एम्यूनिटी जो उनके वहां पे होनी चाहिए। इन्होंने नए अस्पताल बुराड़ी में, हमारे पास के बुराड़ी अस्पताल, इनका नया हाँ, अस्पताल बना है। ना वहां एक्सरे मशीन है, ना जहां वहां एमआरआई है, ना वहां पर लोगों का सीटी स्कैन हो सकता है, ना किसी तरह की जांच हो सकती है। ऐसे ही तमाम हम्म, हॉस्पिटल्स हैं जहां पर उनकी स्थिति बद से बदतर है, वहां पर आप पेशेंट को रख नहीं सकते हैं। दूसरी चीज, आप सर काफी समय से दिल्ली को देख रहे हैं, यहाँ पर जो इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक लेकर आए, इसके पहले भी यहाँ पर हर कॉलोनी में डिस्पेंसरी हुआ करते थे, उस डिस्पेंसरी में भी इलाज होते थे लोगों का। इन्होंने उसको बंद कर जी दिया। ये मोहल्ला क्लिनिक ना, देखिए, इनकी जितनी योजनाएं आई, वो योजनाओं में उनकी योजना बहुत अच्छी थी, उसमें कहीं डाउट नहीं है, लेकिन हम्म, उसका मकसद इन्होंने सिर्फ और सिर्फ स्कैम करना बना दिया। इन्होंने जितने मोहल्ला क्लिनिक खोले, उसमें से महज 20% मोहल्ला क्लिनिक होंगे जो एक्टिव होंगे, या जहां पे आपको स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही होंगी। 80% में अगर आप जी ढूंढेंगे, या आपके मीडिया क्षेत्र के कोई भी लोग जाकर देखेगा, या कई बार देखा गया, कई बार रिपोर्ट किया गया, सच्चाई कुछ और निकल के आएगी। वहां पर आपको कोई भी ना हाँ इलाज का हाँ, कोई साधन मिलेगा, वहां पर आपको मेडिसिन अवेलेबल नहीं होंगे। तो इन्होंने जितनी चीजें बड़ी बातें फैलाई कि हम अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट 2 या 3 ऐसे हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल जरूर है इनके, जहां पर सुविधाएं इन्होंने बेहतर जरूर करके दिया। हाँ हाँ, सेम सेम चीज स्कूल के मामले में आप आए। स्कूल इन्होंने कहा कि हम 1000 नया स्कूल बना के देंगे। आज तक मुझे लगता है कि 1 या 2 भी मैच इन्होंने स्कूल नहीं बनाया नया, और नया स्कूल नहीं बनाया। बाद में उन्होंने कहा क्या कि हमने कमरे बना दिए, हमने कमरे बना दिए। उस कमरे में भी अभी भी दिल्ली के एंटी करप्शन ब्यूरो में, यही जो शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ लोक आयुक्त ने परमिशन दे दिया है, और उस कमरे में भी इन्होंने घोटाला किया। जो कमरे 7 लाख के बन सकते थे, वो एक एक कमरे 27 लाख 28 लाख रुपए इन्होंने चार्ज उसके दिए। और मैं बता दूं, हाँ हाँ, आप अगर ओवरऑल रिजल्ट देखेंगे, तो 9th क्लास में और 11th क्लास में जो बच्चे जिनको 10th और 12th में जाना होता है, उसमें 20% बच्चे कम हो गए हैं। उसका रीजन क्या है कि जो बच्चे 9th में फेल हो जाते हैं, उन्हें ये फिर से एडमिशन नहीं देते, या उन्हें सप्लीमेंट देने का उनको परमिशन नहीं देते। सेम 11th में ये करते हैं, कहते हैं कि हम अपने एडमिशन नहीं देंगे, हमारा रिजल्ट खराब हो जाएगा। तो
जाकर ओपन में एडमिशन लो या किसी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लो। और वो जो ड्रॉप आउट जिसको कहते हैं, वो ड्रॉप आउट की संख्या बढ़ गई है। आप आज आपके लगभग लगभग 30% स्कूल के प्रिंसिपल के सीट खाली हैं। अब दिक्कत यह है कि आपने भी अभी शुरुआत में कही कि दिल्ली की सरकार जो है वो तो तय हो गया कि एलजी के थ्रू चलेगा, और सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कहा कि एलजी का पावर सर्वोपरि जरूर होगा, लेकिन आज भी जल बोर्ड, पीडब्ल्यूडी, डीटीसी, दिल्ली का जो बिजली डिपार्टमेंट है, फ्लड डिपार्टमेंट है, ये सारे पर दिल्ली, मैं कहता हूं कि जब अगर ऐसा ही दिल्ली के एलजी का अधिकार था तो इन्होंने जो शराब नीति बनाई, जिसको लेकर आज ये सारे लोग अंदर हो रहे हैं या इतना बवाल है, उस शराब नीति का फाइल कैसे पास हो गया अगर कैबिनेट नहीं चाहती तो? जो अरविंद केजरीवाल जी के 55 करोड़ का शीश महल बना, उसका भी तो कहीं ना कहीं उन्होंने अप्रूवल लिया होगा, वो कैसे पास हो गया? उसे क्यों नहीं लटका दिया केंद्र सरकार ने या एलजी ने? इनकी जो ये 30-30 लाख की अच्छा, एक बात और, चलिए वो ठीक है, वो तो बहुत सारे नेता चलते हैं, बहुत सारे मंत्री चलते हैं, बाहुबली जो नेता है, विधायक है, सांसद है, सब चलते हैं, लेकिन एक बात और जी, वो ये कि आपकी पार्टी पे यह आरोप लगता है कि आप केंद्रीय मुद्दों को ज्यादा ध्यान देते हैं और जनता से जुड़े जो स्थानीय मुद्दे हैं उसकी अनदेखी करते हैं। नहीं, देखिए, अब समस्या ये है कि ये दिल्ली जो है वो केंद्र के हिस्सेदारी में भी है और राज्य सरकार की हिस्सेदारी में भी है। अब जो स्थानीय मुद्दे हैं, अगर स्थानीय मुद्दों के लिए ही यहाँ पर 3 एजेंसी काम करती है, एमसीडी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। अब हम अगर कहीं पे हमें गली की सड़क बनानी है या गली की नली ठीक करनी है या नलियों की सफाई करनी है, तो उसमें केंद्र सरकार का कोई डिपार्टमेंट काम करने आएगा नहीं, वो काम तो एमसीडी का काम है। अगर उससे बड़ी, अगर 4 फीट से ऊपर के नाले सफाई करने हैं या उससे बड़े सड़कों की मेंटेनेंस करनी है तो वो तो पीडब्ल्यूडी करेगा। अगर दिल्ली में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को देना है, वो यहाँ का डीटीसी डिपार्टमेंट ही करेगा। अगर लोगों के घर में पानी पहुंचाना है और साफ पानी पहुंचाना है, वो काम जल बोर्ड ही करेगा। अगर किसी को विधवा पेंशन देना है, किसी को वृद्धा पेंशन देना है, राशन कार्ड बनना है, तो ये काम राज्य सरकार का ही है। तो राज्य सरकार यहाँ पर ऑलरेडी है, उनके मंत्रालय हैं, उनके मंत्री हैं, लेकिन ये बार बार हर काम के लिए केंद्र सरकार के ऊपर जिम्मेदारी थोप देते हैं। तो मेरा यही कहना है, और उससे जब बचते हैं तो कहते हैं कि अधिकारी हमारी बात नहीं मानते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई आप 10 साल से बैठे क्यों हैं? आप जैसे आपने अन्ना के सामने आंदोलन किया था लेकर ना सभी लोगों को, आप इस्तीफा दीजिए और यहाँ के जो सिस्टम, उस सिस्टम के खिलाफ आंदोलन में आ जाइए। आप कहिए कि यहाँ के जो अधिकारी हैं वो भ्रष्ट हैं, वो किसी के सुनते नहीं है, यहाँ पर चीजें बदल दीजिए। आप अपनी सारी सुविधाएं लेकर 10 साल से बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री, मंत्री सब चीज दे रहे हैं। जब आपको ये कहा जाता है कि आप जल बोर्ड का काम कीजिए, पानी दीजिए, तो हरियाणा पानी नहीं दे रहा जी, हम पानी कैसे दे दें? ठीक है, ठीक है, लेकिन एक बात और हुई, लेकिन एक बात और राहुल जी, समस्या की आप बात बता रहे हैं, मैं भी समस्या को ही सवाल उठा रहा हूं, समस्या के मसले को ही लेकर के। दिल्ली वर्ल्ड का वन ऑफ द वर्स्ट पॉल्यूटेड सिटी है। आपके पास, आपके पार्टी के पास क्या रोड मैप है इसको लेकर के? देखिए, अभी ज्यादातर लोग दिल्ली छोड़ के जाना चाहते हैं, जो सर्वे है, ज्यादातर लोग दिल्ली छोड़ जाना चाहते हैं, वो मजबूरी में दिल्ली में रह रहे हैं। केंद्र सरकार के तरफ से ये ड्राइव चला, मैं फिर से कह रहा हूं सर कि यहाँ पर केंद्र सरकार के तरफ से हमेशा राज्य को या राज्य सरकार से कहा गया कि आप हमारे साथ बैठें और पॉल्यूशन के ऊपर आप कैसे इसको, जैसे यमुना को अगर पॉल्यूशन फ्री करना है, जो सबसे जरूरी काम है, बहुत जरूरी काम है कि यमुना को पॉल्यूशन फ्री करना। दूसरी सबसे जरूरी है कि यहाँ पर जो भी पॉल्यूशन फैलाने वाली इंडस्ट्रीज हैं और जो मतलब शहर के अंदर हैं, ऑलमोस्ट उसमें से करीब 60-70% है, लेकिन अभी भी 40% ऐसे इंडस्ट्री चल रहे हैं जो पॉल्यूशन फैलाते हैं, उनके ऊपर कंट्रोल करना है। उसके बाद अगर पानी की व्यवस्था की बात करें, जो आप कंस्ट्रक्शन से बात कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जो आप देखेंगे पॉल्यूशन में कंस्ट्रक्शन का रोल बहुत, पॉल्यूशन, यस,
ये जो डस्टिंग होते हैं उस पर केंद्र सरकार ने हमेशा कोशिश की कि राज्य सरकार के साथ मिलकर उनसे बात करके और इसका सॉल्यूशन हम्म, निकाला जाए। लेकिन राज्य सरकार कोई भी काम इसलिए नहीं करना चाहते कि उन्हें ये बताना है, जनता को बताना है जी कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, एलजी साहब हमें परमिशन नहीं दे रहे हैं जी। आज हमारे प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ा ड्राइव चलाया और वो सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं और पूरे देश के लिए, और वो ड्राइव आने वाले 5-10 साल के बाद उसका इम्पैक्ट दिखेगा। जो उन्होंने कहा, एक पेड़ मां हम्म, के नाम। अगर ये देश की 140 करोड़ जनसंख्या और लगभग 1 करोड़, क्या 2 करोड़ के आसपास जो जनसंख्या दिल्ली की है ना, अगर हर व्यक्ति एक एक पेड़ लगाना अगर शुरू कर दे दिल्ली में भी, तो शायद हम लोग बहुत बड़े सिर्फ देखिए क्या है कि हम दिल्ली वालों के साथ एक और दिक्कत हाँ है। सही है। हाँ, वो दिक्कत ये वो है कि ग्रीन हम हाउस का। लोग डिस्कस, हाँ, एक तो डिस्कस हम बहुत करते हैं चीजों को, लेकिन हम अपने अधिकारों को बहुत मानते हैं लेकिन कर्तव्य पर बहुत ज्यादा टिके नहीं रहते हैं। तो अगर वो थोड़ा एक बहुत सेइंग अगर है ना। अरे राहुल जी, एक सेइंग है ना जी। कि फिक्र ना कर, फिक्र का जिक्र कर, और जिक्र ना कर, जिक्र का फिक्र कर। सर क्या तो बात मामला है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मामला तो जो है मेरा पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में यही है। और एक बात और नहीं, है सबके कि साथ है केंद्र सरकार जी। और राज्य सरकार के बीच में आखिर समन्वय की कमी क्यों है? ये टकराव क्यों है? दिल्ली ये केंद्रीय राजधानी है। नियत और नियति के कारण से, अगर नियत और नियति रहेगी ना, क्योंकि जब वाजपेयी जी की सरकार थी दिल्ली में, तब यहाँ पर श्रीमती शीला दीक्षित जी की सरकार थी और वो जी। 5 साल सरकार उन्होंने चलाया था। और मुझे लगता है कि हम्म, जितना डेवलपमेंट उस समय जो डीटीसी बसों का जो हटाकर और डीटीसी में जो सीएनजी बस लाने की यस। बात हो, वो उसी सीएनजी समय का हुआ था। या फ्लाईओवर वगैरह। जो जो फ्लाईओवर्स बने, जो इलेक्ट्रिफिकेशन और बिजली का प्राइवेटाइजेशन हुआ, मेट्रोज का जो सबसे जी। ज्यादा फर्स्ट फेज का जो डेवलपमेंट यस हुआ उसी फेज में हुआ। तो यस यस यस। ये नहीं कह सकते कि बीजेपी दिल्ली के बेहतरी के लिए काम नहीं करती है। आज भी हम्म, कई ऐसे मिनिस्टर्स हैं, जैसे माननीय नितिन गडकरी जी हैं, बाकी लोग हैं जो उस समय भी थे, सरकार में थे। हाँ हाँ। लेकिन लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा, आप भी एक पत्रकार के नाते अगर 10 साल बहुत न्यूट्रल होकर इसको एक्सेस करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी के और उनके लोगों के पास ना एक्सक्यूज ढूंढने के लिए बहुत मौका। अच्छा, पहली बार आप सुनेंगे ऐसा, आज तक आपने नहीं सुना होगा कि एनसीडी में काम इसलिए नहीं हो रहा जी कमिश्नर ने पैसे रोक लिया। आज तक आप ठीक है। भी, सर, आपकी पत्रकारिता का भी एक समय हो गया, आपने कभी सुना है कि जी। कमिश्नर ने पैसा रोक दिया इसलिए एमसीडी में कार्य नहीं हो रहा है? अरे आपने अभी तक स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनाया, आपने बजट पेश नहीं किया। आपको पता है कि एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी होता है, स्टैंडिंग कमेटी जब बजट पास करती है उसके बाद में बजट, कमिश्नर की पॉकेट में तो पैसा है नहीं कि आप जाकर वहां पे यस। वाउचर दे दिया, उन्होंने पैसा रिलीज कर दिया, उसकी एक प्रक्रिया है। तो अभी तक ये एलजी से लड़ रहे थे, अब जब एमसीडी में आ गए तब ये कमिश्नर से लड़ने लगे। तो इनका एक नियत है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि राज्य सरकार की नियत और नियति दोनों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, समस्या है, और वही कारण से हम जो दिल्ली की जनता है वो पिस रहे हैं उसके बीच में, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो झगड़े हैं उसके बीच में पिस रहे हैं। वरना आप राज्य केंद्र सरकार की तरफ से जो काम थे, आप मेरठ एक्सप्रेसवे का काम देख ले, आप प्रगति मैदान का टनल देख लें, आप भारत मंडपम देख लें, आप एयरपोर्ट के आसपास का इलाका जिस तरह का ठीक है। डेवलपमेंट हुआ है वो आप देख ले। तो राज्य केंद्र सरकार जिस क्षेत्र में कार्य कर सकती है दिल्ली के बेहतरी के लिए वो कर रही है। राज्य सरकार अगर सिर्फ ब्लेम गेम छोड़ के और वास्तव में अगर काम करना चाहते तो उनके पास बहुत बड़ा मौका था। जिस तरह का मैंडेट उनको मिला था, वो चाहते तो सही हाँ में हाँ। दिल्ली को सिंगापुर और लंदन बनाने की जो उनके ख्वाब थे उसको बना सकते टोक्यो। थे, लेकिन उस पर उन्होंने कार्य नहीं किया। अच्छा, बीजेपी पे अक्सर ये आरोप लगता है कि वो धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। आप इसको कैसे देखते हैं? सर, मैं तो यही कहता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष का एक नैरेटिव सेट करने से ज्यादा कुछ नहीं है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि खासकर 2014 के बाद जितनी भी सुविधाएं केंद्र की तरफ से दी गई, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से घर बनाने का कार्य किया गया, कहीं भी क्या उसमें लिखा गया कि इसे, या कहीं कोई वो ऑर्डर पास किए गए कि इसमें सिर्फ हिंदुओं को दिया जाए, ओबीसी को दिया जाए, इनको दिया जाए, कुछ कहा गया?
उसमें सारे लोगों ने लिया। आज 80 करोड़ जनता को जब फ्री में राशन मिल रहा है, उसमें कहीं मेंशन नहीं किया गया कि इसमें इनको देना चाहिए, इनको नहीं देना चाहिए। जब लोगों को कोरोना टाइम में जब वैक्सीन लग रहे थे मुफ्त में, किसी में कहीं नहीं कहा गया कि आखिर इनको वैक्सीन लगाया जाए, इनको नहीं लगाया जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण के काम करते, कांग्रेस के जमाने में जितने दंगे देश में होते थे, आप देखिए 2004 से लेकर 2014 से और 2024 के बीच में एक दिल्ली का दंगा अगर छोड़ दें तो एक भी दंगा आप नहीं बता सकते जो उस तरह के, जो हफ्ता 10 दिन 15 दिन अगर इस तरह के ध्रुवीकरण की बात होती तो भारतीय जनता पार्टी ये काम करती। लेकिन सत्ता में आने के बाद अगर हमने इस चीज को कंट्रोल किया और पूरे देश में कंट्रोल किया, आतंकवाद पे नियंत्रण, सिर्फ आतंकवाद पे नहीं उग्रवाद पर भी नियंत्रण किया, तो कैसे हम कह सकते हैं कि ध्रुवीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कई चीजों को लेकर राहुल जी देखते हैं। मैं दिल्ली की बात, तो अभी दिल्ली में आपकी सरकार नहीं है, इसलिए आपसे इस पे मुझे प्रश्न करना भी नहीं चाहिए। आप दिल्ली की राजनीति में आप इन्वॉल्व सक्रिय हैं, लेकिन कई भाजपा शासित कई प्रदेश हैं जहां देखा जाता है लगातार एक पैटर्न नजर आता है। अगर कुछ होता है, स्टोन थ्रोइंग होता है, कोई इंसिडेंट होता है, तो वो एक सिलेक्टिव पनिशमेंट होता है, चाहे वो बुलडोजर का हो, चाहे वो किसी भी तरह का हो। असम के मुख्यमंत्री हैं, उनके भी कुछ बयान ऐसे आते हैं जो पार्टी के लीडर को भी, आप जैसे जो लीडर हैं उनके लिए भी असहज होते हैं, जिस तरह का बयान वो देते हैं बीच बीच में। आप देखिए क्या होता इस है पर कि चलिए। किसी भी पार्टी में जो कुछ नेतृत्व या कुछ ऐसे व्यक्ति या लीडर होते हैं, वो भी कोई ना कोई इंसान ही होते हैं, ठीक है, वो किसी बड़े पद पे होते हैं। उनके तरफ से कोई ऐसा बयान आना या कोई इस तरह का एक्शन करना, वो हो सकता है उनका व्यक्तिगत चीजें हो, लेकिन पार्टी के तरफ से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी के जो व्यक्ति सरकार के शीर्ष पे बैठे लोग हैं, उनके तरफ से कभी भी कोई इस तरह के मैसेज या इस तरह के ऑर्डर कभी भी कहीं किसी कैबिनेट में, किसी मीटिंग में, किसी तरह की किसी बैठक में, हमारी बैठक में कभी नहीं कहा जाता कि आप किसी पर्टिकुलर कास्ट के लिए, पर्टिकुलर रिलीजियस के लिए काम कीजिए या उसी के लिए आप आगे बढ़िए। हमेशा कहा जाता है कि समाज के लिए, समाज के लिए। लेकिन राहुल जी, पार्टी का, लेकिन राहुल जी चुनाव होता है, ऐसा कह सकते हैं, ऐसा कह के बच भी सकते हैं, लेकिन चुनाव में पब्लिक रैली में बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी विवादास्पद बयान दे देते हैं। वो भले पार्टी के अंदर कई बार ऐसा होता है कि उस समय क्या ऐसा सिचुएशन बनता है कि हाँ, वोट के लिए ऐसा हो जाता है। चल ठीक है, आपने हमारे साथ, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं एक नए विषय के साथ। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।